हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि भी हाल ही में जेकेएसएसबी के द्वारा जो भी हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसकी कंप्यूटर सेक्शन आपके साथ अंजुम सर ने एक पार्ट में डिस्कस कर ली है, दूसरे पार्ट में बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आज रूपाली मैम आप लोगों के साथ साइंस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरीके से पूछे गए थे, क्या क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर करवाए थे या नहीं, तो वहाँ पे आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आज जन्माष्टमी है और आज ऑलिव बोर्ड पे, यानी कि अगर आप लोग आज ही ये वीडियो देख रहे हैं 30 अगस्त को, तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। बस कुछ ही घंटे के लिए रह चुका है, 30% ऑफ आपको सारे जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी के एग्जाम्स के प्लान जितने भी हैं उस पर मिल जाएगा। फिर वो वीडियो लेक्चर्स हो, डिटेल नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट, आप लोगों को कोड यूज़ करना है फेस्ट। तो ये अगर आप लोगों ने नहीं लिया, आप लोग अगर सोचें लेने का, तो आप आज ले लीजिए, वरना आप लोगों को डिस्काउंटेड रेट जो है वो कम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने ये जो ऑफर है ख़त्म हो चुका है, आप लोग अगर तब भी लेना चाहते हैं, आप वहाँ पे SSS लिख दीजिएगा, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए था कि आज ज़्यादा ऑफ है, आप लोगों को सस्ते टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो आप ऑलिव बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से ये ले सकते हैं। अब आपके साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगी रूपाली मैम। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। अब रूपाली मैम कंटिन्यू करेंगे आज आगे की क्लास को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइंस के वो क्वेश्चंस जो जेकेएसएसबी ने अपने रीसेंट एग्ज़ाम्स में पूछे हैं, जो हमारे हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के जो उसने सीबीटी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करे थे, उसमें जो उसने साइंस के क्वेश्चंस पूछे थे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं आपके सिलेबस के ही हैं, मैच हो रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको लगेंगे आउट ऑफ द सिलेबस, बट मैंने क्या करा है, वो वाले क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, आपको आ सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो आप, ऐसा नहीं है कि कुछ आपका बिगड़ जाएगा। सो इट्स गुड फॉर कि आपका नॉलेज इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, सो अगर एक कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस के नहीं हैं और अगर हम डिस्कस करें, सो दैट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, आपका नॉलेज ही इम्प्रूव होगा। ठीक है, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लिटमस। जो लिटमस होता है उसका नेचुरल सोर्स क्या है। लिटमस इज़ बेसिकली, अच्छा एक बात और, जो आज का हमारा सेशन रहेगा, इट्स नॉट कि मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, ऑप्शंस दूंगी, आपको आंसर बताने हैं। आज का लेक्चर जो होगा आपको बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग भी होगा। सो ऐसा नहीं है क्वेश्चन दिया और आंसर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े सारे बच्चों को ये टाइम वेस्ट लगता है या लगता है स्ट्रेच कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, सारे बच्चों को लेके चलना पड़ता है। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। ठीक है, सो व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लिटमस। लिटमस इज़ काइंड ऑफ अ सोल्यूशन जिसको हम यूज़ करते हैं टू चेक whether the solution is acidic in nature, basic in nature और neutral in nature। ठीक है, सो वो जो लिटमस है उसका सोर्स क्या है। सो द ऑप्शन आर लिग्यूमिनस, कैल्मीडोमोनास, स्पाइरोग्रिया और लाइकन्स। सो द राइट आंसर इज lichens. So basically litmus is obtained from lichens. So it's a natural dye which is extracted from lichens, which is when dissolved in water to form a litmus solution. So when it is dissolved in water, what it gives a litmus solution. And litmus क्या करता है, it checks whether the solution is acidic, basic and neutral in nature. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमें बताना हो कि जो एसिडिक, बेसिक एंड जो वैल्यू है उसकी, वो कौन मेजर करता है, तो वो मेजर करता है हमारा पीएच स्केल। इस पीएच स्केल में क्या होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम बोलते हैं पीएच वैल्यूज़। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं कि वेदर अ सोल्यूशन इज़ एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर और न्यूट्रल। ठीक है, सो पीएच स्केल इज़ यूज्ड। And what is the natural source of litmus? It is lichens. So the next is, it is regarding physics और ये आपको lectures में कराया गया, electricity के lectures में। ठीक है, when electric current flows through a wire it will behave like a, so when electric current flows through a wire, एक वायर में से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे, सो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था आपके लेक्चर्स में, इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर्स में। सो द ऑप्शंस आर इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर और मैग्नेट। सो द राइट आंसर इज
मैग्नेट. सो व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट. ये आपको लेक्चर नंबर आई थिंक 3 में मिलेगा, जहाँ पे मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. सो जो मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सिक्रीट टीयर्स. ठीक है, कौन सा ग्लैंड है जो टीयर्स सिक्रीट करता है. आई नो ये आपने नहीं पढ़ा है. ये एक्चुअली लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था बायो का, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडीज़, ये उसमें हम लोगों ने करा था. उसमें हमने अबाउट बोन्स के बारे में देखा था, मसल्स वगैरह के बारे में देखा एंड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है. सो ये बेसिकली लास्ट ईयर का जो टॉपिक था ह्यूमन बॉडी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये उसमें चीज़ें कवर की गई थी. अभी के ये सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सिक्रीट टीयर्स. द ऑप्शंस आर लैक्रिमल, थायराइड, adrenal and pituitary gland. So what is the right answer? Mark your answer. So the right answer for this is lacrimal. Lacrimal gland is responsible for your tears. जो आपकी आंखों में tears आते हैं उसके लिए कौन सा gland responsible है? That is lacrimal. Apart from this हम बाकी सारे options के भी देख लेते हैं क्या क्या important functions हैं. ठीक है. अगर मैं थायराइड की बात करूँ तो ठीक है, ये कहाँ पर होता है. सबसे पहले इट इज़ लोकेटेड नियर विंड पाइप. ठीक है, विंड पाइप के नियर ही ये लोकेटेड होता है. ठीक है. एंड व्हाट इट प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन. ठीक है. और ये किसके लिए हेल्प करता है ये थायराइड? ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ठीक है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हार्ट बीट को ये मेंटेन करके रखता है. ठीक है. कौन? थायराइड. और इसकी डिजीज़ किसकी वजह से होती है? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती है, गॉइटर जिसको बोलते हैं, वो इसी की वजह से होता है. ठीक है. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थायराइड के रिगार्डिंग. देन अगर मैं बात करूँ एड्रिनल की, सो एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली हमारे किडनी के ऊपर वाले जो पोर्शन है ना वहाँ पे लोकेटेड होता है. ठीक है. अगर ये किडनी है तो इस पोर्शन में हमारा ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है एंड इट प्रोड्यूस कॉर्टिसोल. एड्रिनल इट प्रोड्यूस कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एड्रीनलाइन एंड एंड्रोजन. ये कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा एड्रिनल ग्लैंड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ, सो व्हाट इट कंटेन, इट इज़ लोकेटेड बेसिकली एट द बेस ऑफ द ब्रेन. पिट्यूटरी ग्लैंड ये बेस ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड होता है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मास्टर. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको लिखना है, आप लिख सकते हो. ठीक है. सो मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैं डिस्कस कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो. ठीक है. मुझे कोई इशू नहीं है. ठीक है. सो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. इट कंट्रोल्स योर थायराइड, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज, इनको ये कंट्रोल करता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स ऑल्सो लाइक थायराइड, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज. एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस. ठीक है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स थे जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया. और टीयर्स के लिए क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ लैक्रिमल. ठीक है. अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो ठीक है, नहीं तो फास्ट फॉरवर्ड कर लो. द ऑर्गेनिजम्स दैट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन बाय ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड. ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है उसके वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया. सो देखो जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, जो जो मैंने आपको करवाए हैं, वो आपको टू द पॉइंट आपको आंसर्स ऐसे मिल जाएंगे. आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए बिल्कुल, बाकी आंसर्स टू द पॉइंट आपको मिलेंगे. ठीक है. सो द ऑप्शंस आर ओमनीवोरस, ऑटोट्रॉप्स, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस. सो व्हाट इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ओमनीवोरस. ओमनीवोरस वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, और जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं दैट इज़ हर्बीवोरस.
और जो सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं दैट इज़ कार्निवोरस, और जो बोथ पे होते हैं ओमनिवोरस। एंड ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी लीड्स टू, ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो हमने ये वाइटामिन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फॉलिक एसिड किस वाइटामिन का कॉमन नेम है, ठीक है। जो फॉलिक एसिड है किसका नेम है कॉमन नेम, इट इज़ फॉर B9। B9 का कॉमन नेम क्या है हमारा, फॉलिक एसिड, या हम उसको फॉलेट भी बोलते हैं। सो इसकी डेफिशिएंसी लीड्स टू स्टेरिलिटी, बाइटॉट स्पॉट, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, या फिर बेरी बेरी। सो देखते हैं ऑप्शन वाइज, देखते हैं, अगर आपको नहीं भी याद है तो देख लेते हैं, चेक करते हैं किस तरह से इसको करना है। देखो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे क्वेश्चन और उसका आंसर नहीं बताना है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देना भी है। सो अगर किसी को लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन देना टाइम वेस्ट है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। सो ऑप्शन वाइज देखते हैं। जो स्टेरिलिटी होता है, ठीक है, ये सारे जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं मैंने आपको वाइटामिन के चैप्टर में करवाए हुए हैं, ठीक है। स्टेरिलिटी डिजीज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, ठीक है। बाइटॉट स्पॉट की अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ काइंड ऑफ आई डिजीज़, और जो भी आई डिजीज़ होगी उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। सो वी आर लेफ्ट विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड बेरी बेरी, ठीक है। एनीमिया के लिए मैंने आपको बताया था, एनीमिया के लिए बेसिकली बहुत सारे जो वाइटामिन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इसको थोड़ी देर रहने देते हैं। और बेरी बेरी के लिए विटामिन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, बी, ठीक है। विटामिन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेरी बेरी। सो वी आर लेफ्ट विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ B9 एंड B12, बेसिकली बोथ, ईदर B9 और B12 बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इट इज़ वी गो विथ B9, ठीक है। फॉलिक एसिड है ना, सो फॉलिक एसिड इज द कॉमन नेम फॉर B9। सो द राइट आंसर इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। अदरवाइज अगर हमारा B12 का डेफिशिएंसी होगा तो उसकी वजह से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो एनीमिया जो है, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इट्स ड्यू टू ईदर ड्यू टू B9 और B12। सो हमसे यहाँ पे फॉलिक एसिड के बारे में पूछा हुआ है विच इज़ B9। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी लीड्स टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। और बाकी जो थे वो उसके भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, ये भी मैंने आपको, जो हमारा लेक्चर था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें मैंने आपको क्लियर किए हुए थे। मैंने आपको वहाँ पे डिटेल लिस्ट बना के दी हुई है अबाउट योर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की मैं अगर बात करूँ तो कौन से हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे आएंगे, देख लेते हैं। एक तो हमारा आ जाएगा वहाँ पे कन्वेंशनल में हमारा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारे फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स में हमने पढ़ा था रिगार्डिंग कोल, नेचुरल गैस एंड वन मोर पेट्रोलियम, यस, ठीक है। देन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, एंड हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज हॉट स्प्रिंग्स, देन बायोगैस, देन कोल एंड टाइड्स। सो द राइट आंसर इज कोल। हमने पढ़ा ना फॉसिल फ्यूल, तो वो कौन सा है हमारा कन्वेंशनल, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। और कोल को तो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सबको तो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके उठा के पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज पोलियोमाइलिथियासिस। सो द ऑप्शंस आर प्रोटोजोआ डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज एंड वायरल डिजीज। इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। रिगार्डिंग मैंने आपको पूरी लिस्ट दी हुई थी। जब हमने कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ देखा था तो मैंने बोला था डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, ये भी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल का पार्ट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पोलियो कहाँ पर आता है वो मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली योर पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस। सो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, दैट इट इज़ अ वायरल डिजीज। सो द राइट आंसर इज वायरल डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट, डैश कैन बी यूज्ड
टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, सो कौन सी चीज़ है जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं? पेट्रोल, नो, इट्स अ फॉसिल फ्यूल। सो व्हेन फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करेंगे तो इट विल क्रिएट एयर पोल्यूशन। सो पेट्रोल को हम यूज़ नहीं करते, डीजल को हम यूज़ नहीं करते, क्रूड ऑयल में से ही हम ये सब कुछ कंपोनेंट्स निकालते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, तो क्रूड ऑयल को भी यूज़ नहीं करते। एंड वी आर लेफ्ट विथ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसके बारे में भी हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो टॉपिक था, ठीक है, उसके बारे में भी हमने CNG के बारे में पढ़ा था। सो CNG के बारे में आपसे उसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। सो इट स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। देखो कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहीं से पूछे गए हैं जो लेक्चर्स में मैंने आप सबको करवाया हुआ है। ठीक है, सो अगर आपने लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं, अपने नोट्स बनाए हैं, उनको बार बार रिवाइज किया, तो आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो द ऑप्शंस आर इम्पल्स, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और एक्सेलरेशन। ठीक है, सो व्हाट्स द राइट आंसर? द राइट आंसर इज एक्सेलरेशन। एंड बेसिकली योर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हो नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन होती है हमारी वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और इम्पल्स हमारा होता है बेसिकली इज़ द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इज़ द चेंज इन मोमेंटम, या फिर आप कह सकते हो इसको फोर्स कितनी देर के लिए लग रही है। ठीक है, फोर्स कितनी देर के लिए लग रही है, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, सो दैट इज़ योर इम्पल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई है मोशन टॉपिक में, अबाउट इम्पल्स, इनर्शिया, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें हमने करी हुई हैं ऑलरेडी लेक्चर्स में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, डिपोजिशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ गैस इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू। अब ये जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री का है, और ये जो मैंने था क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था जब हमने हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हुआ था। उस टाइम मैंने केमिस्ट्री पोर्शन में जो आपका टॉपिक था केमिकल चेंजेस का, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस का था, उस चीज़ वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ कराई थी। देखो, तो जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हमारे चैनल से मुझसे पढ़ा हुआ है उनको इसका आंसर आता होगा। ठीक है, सो वहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बताया था, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को गैस को लिक्विड में, एंड देन सॉलिड को गैस में, एंड गैस को सॉलिड में। So deposition is a process by which a gas is converted directly into plasma, solid, Bose-Einstein condensate or liquid. So the right answer is option number B, that is solid, right? So जब गैस get directly converted into solid, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। अब आपको मुझे बताना है व्हेन सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये लास्ट ईयर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का टॉपिक था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। कंपाउंड की एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे देंगे, आपको बताना है कंपाउंड कौन सा। ऑयल इन वाटर, मीथेन, मर्क्यूरी और शुगर इन वाटर। सो द राइट आंसर इज ऑयल इन वाटर नहीं हो सकता। ठीक है, मीथेन इज योर CH4, मर्क्यूरी एंड देन शुगर इन वाटर इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, देन हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड की एग्जांपल क्या आ जाएगी, मीथेन। मीथेन इज द राइट आंसर। सो मीथेन इज योर कंपाउंड, राइट। पिक द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर। इसमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में। So the options are water vapor, ozone, nitrous oxide and trichlorofluoromethane. So which is the most abundant greenhouse gas? So the right answer is water vapor. Water vapor is the most abundant greenhouse gas which is present in our atmosphere. ठीक है, so the right answer is water vapors. Next, protium, deuterium and tritium are dash of hydrogen. ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम क्या है, हाइड्रोजन के आइसोमर्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स या फिर आइसोबार्स। सो मार्क द राइट आंसर। सो ये आंसर सबको आता होगा। सो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर दी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सो
इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर आइसोटोप्स ऑफ डैश। सो के इसके थे ये हाइड्रोजन के, और प्रोटियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से 1H1 दिस 2H1 एंड ट्रिटियम को 3H1। ठीक है, सो बेसिकली आइसोटोप्स का मैं बता देती हूँ आइसोटोप्स क्या होते हैं। दीज आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बेस में लिखते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनका मास क्या होता है, डिफरेंट बट सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर। सो द राइट आंसर इज आइसोटोप्स। एंड आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं हमारे एटम्स होते हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स के, बट विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। और आइसोबार्स में क्या होता है हमारा, आइसोबार्स में हमारे एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ठीक है, सो जिन्होंने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है वो लिख लें इसके बारे में। ठीक है, अदरवाइज ये आपका केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, आई थिंक ये सब इंस्पेक्टर वालों को ये टॉपिक होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, सो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सॉफ्टन वाटर। वाटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कॉपर यूज़ करते हैं, आर्सेनिक या फिर बोरैक्स या फिर लेड। सो मार्क योर आंसर दैट which of the following can use to soften water. So the right answer is borax. Borax is used to soften the water. Next, tocopherol is the chemical name of. Tocopherol, again this is from the chapter vitamins. ठीक है, so the options are vitamin E, vitamin B1, vitamin B9 and vitamin K. So what is the right answer? You can mark your answer. So the right answer is vitamin E. Vitamin E का जो है केमिकल नेम क्या है, टोकोफिरोल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अदर्स की, बाकी ऑप्शंस की, तो विटामिन के का क्या है हमारा, उसके दो होते हैं, K1 एंड K2, देन उसके कॉमन नेम। ठीक है, और अगर मैं B1 की बात करूँ तो B1 का हमारा होता है थायमीन और B9 का होता है हमारा फॉलिक एसिड। ठीक है, और विटामिन के दो होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, इसके लिए लेक्चर देखो और मुझे बताओ कि विटामिन के कॉमन नेम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय रिडक्शन रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये अगेन आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिकल इक्वेशन से ये टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया है। So the options are removal of hydrogen, removal of electropositive element from a substance, addition of hydrogen या फिर addition of oxygen. So हमने उसमें पढ़ा था oxidation reaction के बारे में, reduction reaction के बारे में। So which is the right option? Mark your answer. So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन रिएक्शन में होता क्या है। So इसके आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक, when there is loss of oxygen, ठीक है, तो क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन। गेन अगर हो हमारा हाइड्रोजन का तो भी रिडक्शन रिएक्शन, या फिर अगर गेन हो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का, अगर इलेक्ट्रॉन्स भी हमने गेन किए हैं तो इट मीन्स कि रिडक्शन रिएक्शन हुई है। सो आउट ऑफ दीज 3 क्या क्या पूछा गया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस नो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन येस। ठीक है, तो ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसकी वजह से रिडक्शन रिएक्शन होती है। और रिडक्शन रिएक्शन के 3 कौन से हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आपने केमिकल इक्वेशन वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। नेक्स्ट, पिक द कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू। ये प्लांट टिश्यू कौन सा है, हमने ये इसके बारे में आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन बताया था वाटर एंड मिनरल का, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, तो आंसर वहीं में से है। फिलोइम, साइक्लिन काइमा, कॉलन काइमा और पैरेनकाइमा। सो द राइट आंसर इज फिलोइम। फ्लोएम इज़ द कम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू। ठीक है, एंड फ्लोएम हम किस लिए यूज़ करते हैं आपको बताना है। ठीक है, हमने जाइलम के बारे में एक पढ़ा था और एक फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, और फ्लोएम किस लिए यूज़ होता है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट, पिक द प्राइमरी कंज्यूमर इन द ग्रेजिंग फूड चेन। आई होप ये आपने टॉपिक पढ़ा होगा इन योर
जो हमारा इकोलॉजी वाला टॉपिक था, आपको वहीद सर ने ये करवाया टॉपिक, उसमें आपने पढ़ा होगा। सो प्राइमरी कंज्यूमर के पहले आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको ऑप्शन मार्क करने में आसानी हो। प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करता है वो होता है प्राइमरी कंज्यूमर, कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। देन प्राइमरी कंज्यूमर को जो हम कंज्यूम करता है वो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करता है वो होता है टर्शरी। ठीक है, सो हमें बताना है प्राइमरी कंज्यूमर कौन है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए डियर, लाइन, स्नेक और वल्चर। सो द राइट आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर? सो द राइट आंसर इज डियर। डियर डायरेक्टली कंज्यूम किसको करेगा? हमारा प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज मेनली कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अब देखो, हमने जो था, हमें जो पूछा गया था सिलेबस में, दैट इज़ कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड वाइटामिन के बारे में। ठीक है, सो मोस्टली बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है। सो व्हाट दे डू इज़ दे कैन स्किप द क्वेश्चन, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, फर्स्ट गो थ्रू द ऑप्शंस, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, सो आप आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, सो बिना ऑप्शंस देखे कभी भी क्वेश्चन स्किप मत करना। अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस अप्रोच से हम कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, इवन इफ़ यू डोंट नो द आंसर। So first is scurvy. Scurvy is due to the deficiency of vitamin, and which vitamin? That is vitamin D. Vitamin C. Scurvy is bleeding gums, and it is due to the deficiency of vitamin C. ठीक है, so इतना पता चल गया कि scurvy किसकी वजह से है? विटामिन की वजह से। Then beriberi, it is due to the deficiency of vitamin again, and which vitamin? Vitamin B. Then next is rickets. Rickets is due to again the deficiency of विटामिन हो तब होता है रिकेट्स। रिकेट्स कितना होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, और किस विटामिन की वजह से? विटामिन डी। एंड नेक्स्ट इज मार्समस। सो ये हमने नहीं पढ़ा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्समस। मार्समस इज द डिजीजेज विच इज़ मेनली कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सो इस तरह से अगर आपने क्वेश्चन नहीं कभी कोई पढ़ा होता है, आप ऑप्शंस के थ्रू जाओ, आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, which of the following medium will propagate sound wave faster at 20 degrees Celsius? Again, this is not the in syllabus of finance account assistant. ये जो टॉपिक है बेसिकली सब इंस्पेक्टर वालों के लिए है। सब इंस्पेक्टर वालों को टॉपिक है वेव्स, जिसमें लाइट वेव्स है और साउंड वेव्स है। तो ये साउंड वेव्स का एक्चुअली टॉपिक है। सो दिस इज़ फॉर सब इंस्पेक्टर, उनके सिलेबस में है। सो द ऑप्शंस आर एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, इथेनॉल और ब्रास। सो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है इसमें से। सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ। सो एक बात मैं आपको बता दूं, जो साउंड वेव्स हैं दैट ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, देन इन लिक्विड एंड देन इन गैस। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है साउंड वेव्स में। ठीक है, सो द राइट आंसर हियर इज एल्यूमिनियम। ठीक है, आपको डायरेक्टली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस नहीं देंगे, आपको नाम दे दिए जाएंगे। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से जैसे जो हाइड्रोजन है हमारी गैस है, एल्यूमिनियम हमारा सॉलिड है। इस तरह से आपको क्या कर दिए जाएंगे? ऑप्शंस दिए जाएंगे। सो यू नीड टू पिक द राइट वन। सो द राइट आंसर इज एल्यूमिनियम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन लाइकन्स? अगेन ये क्वेश्चन हमने क्या करा हुआ है? पढ़ा हुआ है, आपके सिलेबस का ही है। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में जो हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा है। सो द ऑप्शंस आर वायरस एंड यूग्लिना, एल्गी एंड बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगस एंड बैक्टीरिया एंड वायरस। सो इट इज़ द राइट कॉम्बिनेशन। सिम्बियोटिक में पढ़ा था हमने एल्गी एंड फंगस का। वन इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड एंड अदर इज़ डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट वन फॉर देयर शेल्टर एंड वाटर वगैरह नेसेसरी चीज़ों के लिए। So the correct relationship is algae and fungus. Algae and fungus are in symbiotic relationship in lichens, right? So option C is correct. ये सारा वही है जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, phytoremediation is the use of dash to remove contaminants from soil. So ये जो प्रोसेस है ये किसको यूज़ करता है? ठीक है, टू रिमूव कंटेमिनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल एंड वाटर में। वायरस को यूज़ करता है, फंगस को यूज़ करता है, प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को। दिस इज समथिंग जो मैंने टीच नहीं किया, सो इट्स एन न्यू थिंग फॉर यू।
ठीक है। सो जहाँ पे भी आप अपना पॉल्यूशन का नोट्स बना रहे हो, जहाँ पे आपने एयर पॉल्यूशन के बारे में लिखा है, उसमें ये पॉइंट ज़रूर ऐड कर देना, ठीक है। आपके नोट्स भी क्या क्या हो जाएंगे, अपडेट होते रहेंगे साथ में, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग विच आई हैव नॉट टॉट यू अर्लियर, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग न्यू। सो द राइट आंसर इज plants. So phytoremediation is the approach. So it's an approach which uses the plants to remove the contaminants from soil and water. ठीक है. Next is what is the SI unit of electric charge. ये मैंने आपको जो MCQs डिस्कस किए थे वहाँ पे भी पूछा था. So this is very simple. Weber, Coulomb, Watts या फिर Ampere. So what is the right answer? So the right answer is here is Coulomb. Coulomb is the SI unit of electric charge. What is the electric SI unit of power? ठीक है. Then ampere की अगर बात करें तो ampere is the SI unit of your current. Then comes your Weber. अगर Weber की बात करूँ तो Weber किसकी है SI unit? Tell me. So Weber is the SI unit of magnetic flux. Magnetic flux की क्या है ये SI unit, ठीक है. So ये भी हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिस्कस करा था. नेक्स्ट इज in a qualitative way the tendency of undisturbed objects to stay at rest और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज़ कॉल्ड. ये भी हमने मोशन टॉपिक में पढ़ा है. सो सारे वही से देखो पूछ रहे हैं जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है. एक्सेलरेशन, इनर्शिया, इम्पल्स और डिसेलरेशन. सो द राइट आंसर इज इनर्शिया. एक्सेलरेशन हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था. डिसेलरेशन हो गया अगर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, टाइम के साथ कम हो रही है, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कम हो रहा है विद टाइम, तो वो डिसेलरेशन बन जाएगी. इम्पल्स का हमने देखा वो चेंज इन मोमेंटम होता है. एंड इनर्शिया क्या होती है, हमारी टेंडेंसी ऑफ एन बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और एट मूविंग और मूव विद द सेम वेलोसिटी अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, द कोरोना वायरस गेट्स द क्राउन अपीयरेंस ड्यू टू स्पाइक्स ऑफ. ये हमने बहुत बार न्यूज़ में सुना भी होगा कि कोरोना वायरस के इस तरह से है ना, कोरोना वायरस की ये स्पाइक्स हैं, ठीक है. ये क्या है, स्पाइक्स हैं. सो ये जो स्पाइक्स हैं ये किसकी वजह से हैं, ठीक है. इट इज़ ड्यू टू द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयोडीन और फैट. मोस्टली बच्चों को इसका आंसर पता होगा. सो द राइट आंसर इज प्रोटीन. सो द कोरोना वायरस गेट द क्राउन अपीयरेंस ड्यू टू स्पाइक्स ऑफ प्रोटीन. Okay, next, what is the type of mirror used as a side view mirror in vehicles to get larger viewing angle. ठीक है, ये भी लास्ट ईयर हमने फिजिक्स में पढ़ा था लाइट चैप्टर में. लाइट चैप्टर इस बार भी है एसआई वालों को, ठीक है. तो ये लाइट चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट मिरर एंड उसके बारे में, लेंस के बारे में, ठीक है. सो ऑप्शंस देखते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेनो कनकेव मिरर या फिर प्लेन मिरर. सो व्हाट्स द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज कन्वेक्स मिरर. जो कन्वेक्स मिरर होता है इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं किसको, कन्वेक्स मिरर को, ठीक है. और क्या होता है, ये जो होता है क्योंकि ये डाइवर्ज करने के काम आता है, ठीक है. तो ये छोटी सी चीज़ को क्या करेगा, बड़ा करेगा, ठीक है. तो इसलिए हम इसको किस में यूज़ करते हैं, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स में भी यूज़ करते हैं इसको. सिक्योरिटी मिरर्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स भी यूज़ करते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स वगैरह भी, ठीक है. सो दो मिरर यूज होता है साइड व्यू मिरर के लिए व्हीकल्स में टू गेट लार्जर व्यूइंग एंगल. तो लार्जर व्यूइंग एंगल हमें किससे मिलता है, कन्वेक्स मिरर से, ठीक है. देन योर लास्ट क्वेश्चन इज which of the following is an example of zoonotic disease. Now what is zoonotic disease? Zoonotic disease होता है जो हमें एनिमल के बाइट वगैरह से स्प्रेड होता है, ठीक है.
सो ये भी हमने कहाँ पर पढ़ा है जूनोटिक डिजीज़ के बारे में, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। अब देखो जूनोटिक डिजीज़ का बेसिकली आपको मतलब नहीं पता होगा, मतलब पता चल जाएगा तो आप इसके ऑप्शन आराम से मार्क कर सकते हो। जूनोटिक डिजीज़ होती है जो एनिमल्स के या जो ये इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ये कैरी करते हैं कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह, उसकी वजह से होता है। सो मेनली बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी वगैरह वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन जूनोटिक डिजीज़ से, ठीक है। सो जो भी डिजीज़ जो है एनिमल बाइट से या किसी की वजह से हो, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल बेसिकली कौन हो, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी जूनोटिक डिजीज़। अब मैं आपको ऑप्शन से समझाती हूँ कैसे करना है। अब देखो ऑप्शन है एंथ्रैक्स, कैटारैक्ट और स्टोपोरिसिस और स्ट्रोक। अब नॉन कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में हमने ये इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल में हमने पढ़ा था जो डीजेनरेटिव डिजीज़ हो गई, ठीक है, या फिर जो हमारी विटामिन के थ्रू जो डिजीज़ हो गई, ठीक है, हमारी एलर्जी वगैरह हो गया, ये क्या होती है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। आउट ऑफ दीज 4 कैटारैक्ट जो होती है हमारी, ये क्या होती है हमारी विटामिन ए डेफिशिएंसी की डिजीज़ वजह से होती है। सो ये कौन सी होगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस हमने पढ़ा था ये डीजेनरेटिव डिजीज़ होती है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको मतलब पता हो ना वर्ड का तो कैसे आप कर सकते हो। ऑल्दो ज़ूनोटिक डिजीज़ मैंने लेक्चर में वर्ड यूज़ नहीं किया होगा, बट स्टिल अगर आपको वो लेक्चर पूरा याद है तो आप इसको कर सकते हो मार्क, ठीक है। कैटारैक्ट हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमने पढ़ा था, मैं आपको बता दूं कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमने पढ़ा था कि इट इज़ कॉज बेसिकली ड्यू टू वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, ठीक है। ये बेसिकली क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफरेबल होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, वो हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों का मेन ध्यान रखना है, और यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल किसके लिए कर रहे हैं हम, ज़ूनोटिक डिजीज़ के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे करें, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल पे। कैटारैक्ट इज नॉन कम्युनिकेबल, और स्टोपोरोसिस हमने पढ़ा था ये डीजेनरेटिव डिजीज़ है, तो ये किसके अंदर आएगी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर। स्ट्रोक भी हमने, अगर आपको याद हो आप अपने नोट्स खोलो, देखो मैंने आपको स्ट्रोक लिखवाया होगा एज एन एग्जाम्पल इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ एंथ्रैक्स की, ठीक है, एंथ्रैक्स जो है ये मैंने आपको करवाया था इन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। सो एंथ्रैक्स मैंने आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर करवाया हुआ है, और कम्युनिकेबल डिजीज़ में मैंने आपको बार बार कराया था बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, प्रोटोजोआ डिजीज़ एंड फंगाई डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जूनोटिक डिजीज़ किसकी वजह से होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटोजोआ की वजह से। और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ था उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन थे, जो कॉजिंग एजेंट्स थे, वो भी ये 4 थे। और एंथ्रैक्स को कौन कैरी करता है, एंथ्रैक्स को जो कैरी करता है दैट इज़ इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, और ये कौन करता है इसको कैरी, बैक्यूलस एंथ्रेसिस इसको कैरी करता है। सो द राइट आंसर इज़ एंथ्रैक्स। सो बहुत सारे बच्चों को लगा होगा ज़ूनोटिक डिजीज़ के बारे में नहीं पढ़ा, बट आपने कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल के बारे में तो पढ़ा है ना। सो अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो आप इसका आंसर भी दे सकते हो। सो कैटारैक्ट, ऑस्टियोपोरोसिस, स्ट्रोक जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल हैं, ये वायरस, बैक्टीरिया वगैरह की वजह से नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड जो एंथ्रैक्स है इट्स ए बैक्टीरियल डिजीज़, और ज़ूनोटिक डिजीज़ भी वही होती है जो वायरस वो उनको कॉज करते हैं, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह। और कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी हमने यही देखा था। सो द राइट आंसर इज़ एंथ्रैक्स। ये कहाँ से होता है, हमें एनिमल्स की वजह से होता है। सो एंड इट इज़ एन एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से भी ये फैलता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं जेके एसएसबी के उसके थ्रू, ठीक है। तो अपने लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ें, जो पढ़ाया गया है उसी को ही पढ़ें, उसी में से ही आएगा। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और लास्ट में मैं एक चीज़ बोलूँगी, रिवाइज योर टॉपिक्स अगेन एंड अगेन, मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। 27 क्वेश्चंस के अराउंड आज हमने डिस्कस करा है। सो आई होप आपका स्कोर आज के लेक्चर में अच्छा होगा। ओके।